नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत करता हूं। अपने डेली करंट अफेयर सीरीज के तहत आज हम पढ़ेंगे 13 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स, जिसको मैंने अलग अलग समाचार पत्रों से एकत्रित किया है आपके लिए, जो आपके आने वाले एग्जाम UPSC, स्टेट PSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, अग्निवीर सेना भर्ती योजना और KBC सीजन 14 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला सवाल है दोस्तों कि PM डिवाइन योजना किससे संबंधित है, आपको बताना है। इसरो के आगामी मिशन से, बाल संरक्षण से, या पूर्वोत्तर राज्यों के विकास से, या डी रेलवे विकास से। आंसर से इसका करेक्ट आंसर है पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए भारत सरकार ने कल यानी 12 अक्टूबर को एक नई योजना लॉन्च की, PM डिवाइन योजना। इसके तहत 6,600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और ये योजना पूर्णतया 100% केंद्र पोषित है। यानी आप अन्य मामलों में देखते थे कि 90:10 पाया जाता है। जब पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाती है, पहाड़ी राज्यों की या पूर्वोत्तर राज्यों की, तो ऐसा पाया जाता है कि 90% की जो भागीदारी होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और 10% की भागीदारी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट की होती है। लेकिन इस योजना में ऐसा कोई नियम नहीं है, पूर्णतया 100% केंद्र पोषित योजना है PM डिवाइन योजना। अपना दूसरा सवाल है दोस्तों कि भारत सरकार ने कांडला बंदरगाह कंटेनर टर्मिनल विकास के मंजूरी दे दी है। ये टर्मिनल होगा। आपको बताना है कि कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। A उड़ीसा में, B केरल में, C तमिलनाडु में, या D गुजरात में। तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। कांडला जो बंदरगाह है वो कच्छ की खाड़ी के पास है, गुजरात में, और इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। बात अगर गुजरात की आई दोस्तों तो थोड़ा गुजरात पे बात कर लेते हैं हम। अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, CM हैं, वो हैं भूपेंद्र नाथ पटेल, जबकि यहाँ के गवर्नर आपको मिलेंगे आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत हैं गवर्नर गुजरात के, जबकि मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात में विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 182, लोकसभा की सीटें आपको मिलेंगी 26 और राज्यसभा में गुजरात से 11 लोग चुन के आते हैं। गुजरात में एक सदनीय है, यानी दो सदनीय नहीं है, क्योंकि आपको पता है भारत के 7 राज्यों में 2 सदनीय है, विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, लेकिन गुजरात एक सदनीय है और गुजरात की विधानसभा में 182 सीटें हैं। सर्वाधिक जो विधानसभा की सीटें भारत में है वो उत्तर प्रदेश में है, 403 सीटें, जबकि लोकसभा में भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सीटें 80 और राज्यसभा में भी सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में ही है। गुजरात का जो राजकीय पक्षी है, राजकीय जो बर्ड है, अगर मैं उसकी बात करूं तो राजकीय बर्ड आपको मिलेगा गुजरात का फ्लेमिंगो। जो फ्लेमिंगो होता है ये राजकीय बर्ड है गुजरात का। इसके अलावा अगर राजकीय पुष्प पूछे आपसे तो मैरीगोल्ड जो है वो राजकीय पुष्प है गुजरात का। और पशु की अगर बात की जाए, राजकीय पशु क्या है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, भारी मात्रा में एशियाई शेर पाए जाते हैं, इसलिए एशियाई शेरों को गुजरात ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। गुजरात राज्य की स्थापना की बात की जाए तो 1 मई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों की स्थापना एक साथ की जाती है। जब सिंध प्रांत से मुंबई को अलग किया जाता है तब। गुजरात में आपको यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके कई स्थल मिलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अगर आपसे कोई पूछे गुजरात में कितने यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं तो इसका आंसर है 3 स्थल हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले जो चंपानेर है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान है, इसको सबसे पहले 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। जबकि इसके बाद बात करें तो हम रानी का वाव, आपने नाम सुना होगा। आप कमेंट करके बताइए कि किस नोट पे जो हम करेंसी यूज करता है भारत सरकार, उनके किस नोट पे रानी का वाव छपा हुआ, आपको कमेंट करके बताना दोस्तों। इसे 2014 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो धौलावीरा है, धौलावीरा शहर है, इसको लेटेस्ट शहर है धौलावीरा, जिसको 2021 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसके साथ तेलंगाना का जो रामप्पा मंदिर है उसको भी साइट किया गया था। और अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है टोटल इंडिया में हो गई है 40। इन 40 में 7 आपको मिलेंगे नेचुरल
बाकी सभी कल्चरल हैं। और एक आपको मिश्रित मिलेगा कंचनजंगा जो सिक्किम में है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत 16 नवंबर 1972 से की गई थी। यानी विश्व विरासत स्थलों की जो सूची बनाने की योजना स्टार्ट हुई थी ये 16 नवंबर 1972 से शुरू हुई थी। भारत 14 नवंबर 1977 में इसका अंग बना, यानी 14 नवंबर 1977 में भारत की स्टार्ट हुई। और सबसे पहले 1983 में एलिफेंटा की जो गुफा है महाराष्ट्र में उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। जबकि लेटेस्ट की बात करूं तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना में और धोलावीरा गुजरात में है। टोटल संख्या इनकी 40। अगर गुजरात के नेशनल पार्क की बात की जाए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान की, तो एक तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक आपको बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्लैक बक जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको मिलेगा। और एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है कच्छ में। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में मिलेंगे। और एक है वसंदा नेशनल पार्क। वसंदा नेशनल पार्क ये भी आपको गुजरात में मिलेगा। ये मिलेगा नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो जो गुजरात का नवसारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वसंदा नेशनल पार्क आपको मिलेगा। और वसंदा जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये वहाँ के राजा जो वसंदा थे उनकी निजी संपत्ति हुआ करती थी और उन्हीं के नाम पे वसंदा नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया है। जबकि गुजरात की अगर अभ्यारण्य की बात करें यानी वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी की बात करें तो एक तो जम्बू घोड़ा आपको वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा गुजरात में। इसके अलावा बरदा जन्य वन्य जीव अभ्यारण्य आपको गुजरात मिलेगा। बरदा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको गुजरात के। जबकि पूर्णा वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा डांग डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा गागा वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा, गंगा मत मानना इसको, गागा वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मिलेगा कच्छ में। तो कच्छ में अगर आपसे पूछा जाए गागा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है तो कच्छ में है। और कच्छ कहाँ है गुजरात में, आपको पता ही है। अच्छा दोस्तों ये बताइए कि कच्छ में कौन सी नदी अपना मुहाना मनाती है, कमेंट करके बताइएगा आप। और 2 आपको प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और मिलेंगे गुजरात में। एक तो मिलेगा मिटीयाला जो वन्य जीव अभ्यारण्य यह भी आपको गुजरात में मिलेगा। इसके अलावा सूलेपे नौशर एक वन्य जीव अभ्यारण्य और है जो आपको गुजरात में मिलेगा। तो ये थे महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात के। आप 2 बार बैक करके सुन लेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और गुजरात में आपको जंगली गधा अभ्यारण्य मिलेगा। पूरे भारत में अगर कहीं जंगली गधा अभ्यारण्य आपको मिलता है तो आपको गुजरात में मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है तो श्योरली आपको गुजरात टिक करना है। जबकि 3 महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य आपको गुजरात में मिलेंगे। ये हैं, एक तो है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ये मैं आपको बता दूं कि रामसर साइट भी है यानी आर्द्रभूमि भी है। एक पोरबंदर आपको मिलेगा, पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य ये आपको मिलेगा गुजरात में। गुजरात में कुछ महत्वपूर्ण डांस है जो बहुत फेमस है। सारे लोग अभी हाल ही में डांडिया उत्सव का महोत्सव हुआ है गुजरात में, आपको पता है। तो एक तो डांडिया हो गया, जो डांडिया डांस है ये कहाँ गुजरात में मनाया जाता है। इसके अलावा एक गरबा नृत्य है गुजरात में जो वहाँ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक आपको मिलेगा भवई नृत्य जो गुजरात और राजस्थान दोनों में होता है। और पधार नृत्य अगर आपसे पूछें पधार नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है तो गुजरात में। इसके अलावा एक टिप्पणी नृत्य है। टिप्पणी नृत्य अगर आपसे कोई पूछे टिप्पणी नृत्य किस राज्य का है तो आपको बताना है गुजरात का। ये चेरवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। और एक है हुंडो नृत्य। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, आप याद रख लीजिए। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। डांडिया नृत्य जो आपका है ये आपका गुजरात में मिलेगा। इसके अलावा गरबा नृत्य जो है ये भी गुजरात में आपको मिलेगा। और भवई नृत्य गुजरात में है। पधार नृत्य गुजरात का है। टिप्पणी नृत्य गुजरात का है और हुंडो नृत्य गुजरात का है। गुजरात में आपको पता है अभी मुडेरा मंदिर सुर्खियों में था। मुडेरा का सूर्य मंदिर जो है ये सुर्खियों में था गुजरात में। आपको पता है ये चालुक्य वंश के जो शासक थे भीम प्रथम
उन्होंने बनवाया था इसको, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी विजिट किए थे मोढेरा मंदिर को, और मोढेरा पूरे भारत का पहला सोलर विलेज बना है, इसलिए ज़्यादा सुर्खियों में है। गुजरात के अन्य मंदिरों की बात की जाए दोस्तों, तो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, जो देश में 12 ज्योतिष शिवलिंग है उनमें में से एक है। अक्षरधाम मंदिर आपको गुजरात में मिलेगा, जहां 2002 में इस पे टेरर अटैक हुआ था, याद रखना है कब हुआ था, 2002 में। अक्षरधाम मंदिर, जो अक्षरधाम मंदिर है स्वामीनारायण ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया है। दिल्ली में भी आपको मिलेगा अक्षरधाम मंदिर स्वामीनारायण ट्रस्ट का। और इसके अलावा अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि प्रथम जो हिंदू मंदिर है वो अरबियन कंट्री यूएई में बनाया गया है, इस्लामिक देश में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में बनाया गया है, वो भी स्वामीनारायण ट्रस्ट के द्वारा ही बनाया गया है। इसके अलावा गुजरात में एक मंदिर है अंबाजी मंदिर। अगर आपसे कोई पूछे अंबाजी मंदिर किस राज्य में है, तो गुजरात में। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो 51 शक्तिपीठ है उन शक्तिपीठ में से एक अंबाजी भी है, और अंबाजी गुजरात में है। और आपको पता है कि धाम जो शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना की थी, तो 4 धामों में से जो द्वारिकापुरी है, यहाँ पे मंदिर भी है द्वारिकापुरी जो धाम है, इसमें गुजरात में आपको मिलेगा। अब चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं जीआई टैग की, जो गुजरात में मिला है। गुजरात में साड़ी काफ़ी फेमस है, सूरत में आपको पता है दोस्तों। तो गुजरात में शॉल काफ़ी फेमस है। गुजरात में अभी हाल ही में गिर केसर आम जो है, जैसे सतालू आम है, आपको पता है कहाँ का दिया गया है, आपको कमेंट करके बताइए। ऐसे गिर केसर आम आपसे पूछे कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में, क्योंकि इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा एक भालिया गेहूँ है, भालिया गेहूँ। अगर आपसे कोई पूछे भालिया गेहूँ जो जीआई टैग मिला है जिसको, ये किस राज्य में है, तो गुजरात में है। और अन्य चीज़ों की बात करूँ तो कच्छ की कढ़ाई, जो कच्छ में कढ़ाई होती है, काफ़ी फेमस कढ़ाई होती है, साड़ी वगैरह पे आपने देखा होगा, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा तंगालिया शॉल, अगर आपसे कोई पूछे तंगालिया शॉल जिसे जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य का है, देन यू हैव टू से ओनली गुजरात। एंड सूरत का क्राफ्ट, ये तो सब जानते हैं, सूरत का जो क्राफ्ट है काफ़ी फेमस है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा बार्ली पेंटिंग की पूछे आपसे, बार्ली पेंटिंग किस राज्य का है जिसको जीआई टैग दिया गया है, देन यू हैव टू से गुजरात, आपको सिर्फ गुजरात कहना है और कुछ नहीं। एक और महत्वपूर्ण जीआई टैग की बात कर लेते हैं, जामनगर बंधनी। तो जामनगर बंधनी को भी जीआई टैग दिया गया गुजरात में। जीआई टैग जो होता है वो 10 वर्ष के लिए होता है। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे जीआई टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब दिया गया था, 2004 में दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए एक एक्ट लाया गया था जिसके तहत 10 वर्ष के लिए जीआई टैग मान्य होता है, उसके बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। और अभी केबीसी में एक सवाल पूछा गया था कि गिरनार पर्वत जो है वहाँ वो कौन कौन से धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों के मंदिर पर आपको मिलेंगे गिरनार पंडित यहाँ पे। और टोटल कितने मिलेंगे दोस्तों मैं बता दूं, लगभग 566 के आसपास यहाँ पे जैन मंदिर आपको मिलेंगे गिरनार पर्वत पे, जो अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किया जा रहा है केबीसी 14, उसमें सीधा सवाल पूछा गया था। तो अगर आप केबीसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं कौन बनेगा महाकरोड़पति, तो हमारे साथ जुड़िए, मैं आपकी बेहतर तैयारी करवाऊँगा। और गुजरात में दोस्तों टोटल जिलों की संख्या जो है वो 33 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 5वां राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि की बात करें तो देश का 9वां राज्य है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद जिसकी स्थापना अहमद शाह ने करवाई थी, अहमद शाह अब्दाली ने। आधिकारिक भाषा की बात करूं तो गुजराती जो है इनका आधिकारिक भाषा है, जबकि सेकेंडरी भाषा जिन्होंने दर्जा दिया है वो हिंदी को दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो हिंदी आधिकारिक भाषा है, सेकेंडरी भाषा उत्तर प्रदेश की उर्दू है। ऐसे गुजरात में गुजराती है और दूसरी भाषा जो है वो हिंदी है। हिंदी की बात आई है दोस्तों तो केवल देश में 9 राज्यों में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसमें हिमाचल प्रदेश में हिंदी को मान्यता प्राप्त है, उत्तराखंड में प्राप्त है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त है, बिहार में प्राप्त है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में। ये वो राज्य हैं जहाँ हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा और किसी भी राज्य में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है।
और एक सवाल हमेशा आपके पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा बनाने वाला भारत में कौन सा राज्य है, तो गुजरात, जो 1600 किलोमीटर तट रेखा बनाता है। क्योंकि जब आप गुजरात को देखोगे दोस्तों, तो आपको गुजरात ऐसे मिलेगा, कच्छ की खाड़ी से यहाँ। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल जो है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है। और ये पूरा टोटल 1600 किलोमीटर है, इसलिए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। और एक चीज़ हमेशा सवाल पूछा जाता है, जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती, तो गुजरात से स्टार्ट होता है और मिजोरम तक जाता है। गुजरात की प्रमुख घटनाओं की बात करें दोस्तों, तो 2002 में गोधरा कांड हुआ था फरवरी में गुजरात में। 2000 में ही आपको अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ था। और नर्मदा जो नदी है वहाँ पे सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, सरदार बांध बनाया गया है। और सरदार सरोवर झील आपको मिलेगा गुजरात। पूछा जाता है जैसे 75 रामसर साइट है प्रेजेंट टाइम में देश में। अगर आपसे कोई पूछे गुजरात में कितने रामसर साइट हैं, रामसर साइट की अगर मैं बात करूं, जिनको नहीं पता है, तो 1971 में ईरान में जो रामसर शहर है वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, अधिवेशन किया गया था, जहाँ आर्द्र भूमि को बचाने संरक्षण के लिए एक कानून पास हुआ, जो आर्द्र भूमि संरक्षण कानून है, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। तो इसके तहत अब आर्द्र भूमियों की जो संख्या भारत में हो गई वो 75 हो गई है। अगर आपसे कोई पूछे गुजरात में कितने हैं, तो गुजरात में टोटल इनकी संख्या है 4। एक है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, जो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है, मीठे पानी की झील है यहाँ पे, ये आर्द्र भूमि है। इसके अलावा नल सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है ये भी है। और 2 और है, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भी आपका रामसर साइट में शामिल है। और बाकी बाधवाना आर्द्रभूमि है, बाधवाना आर्द्रभूमि। अब आप दोस्तों सोचते होंगे कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर। दरअसल कच्छ की जो खाड़ी है वो दलदली है और यहाँ पे 4 आर्द्रभूमि पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ से सवाल बनने के पूरे चांस होते हैं। अपना तीसरा सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी असम या डी मणिपुर। तो पूर्वोत्तर राज्यों की विजिट पे हैं हमारे राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो त्रिपुरा में उन्होंने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो आपको पता है त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कुमार विप्लव देव जी हैं। आपको यहाँ के रमेश बैस आपको मिल जाएंगे राज्यपाल। इसके अलावा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। दोस्तों जो त्रिपुरा है, अगर आपसे पूछे भारत का अंग कब बना, तो 15 अक्टूबर 1949 को भारत का अंग बनाया गया। पहले इसे जो गा ग्रुप है राज्यों की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन बाद में 21 जनवरी 1972 को इसको राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। इससे पहले यूनियन टेरिटरी में रखा जाता है। और दोस्तों त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा में जो विधानसभा की सीटें है वो 60 है। लोकसभा की सीटें आपको 2 मिलेगी, जबकि राज्यसभा में 1 सीटें हैं, यानी एक व्यक्ति यहाँ से राज्यसभा में चुन के जाता है, 2 व्यक्ति त्रिपुरा से लोकसभा में, और 60 लोग जो हैं विधानसभा से हैं। विधानसभा के लोगों का काम यह है जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें भाग लेते हैं। और 1 सदनीय यानी 2 सदनीय नहीं है, विधान परिषद नहीं है आप पे। इतनी कम जनसंख्या तो विधान परिषद का कोई मतलब नहीं। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। पहला आपको पता है गोवा, फिर सिक्किम आता है, तीसरा त्रिपुरा आता है। और महाराजा वीरचंद्र किशोर मणिक्कल बहादुर यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि महाराजा वीरचंद्र किशोर मणिक्कल किस राज्य से संबंधित है, तो त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा में पहले इन्हीं का शासन हुआ करता था। इन्होंने त्रिपुरा के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप नाम नोट कर लीजिए, कोल बरोल भाषा बोली जाती है त्रिपुरा में। और त्रिपुरा का जो नाम है, ये त्रिपुर के एक राजा हुआ करते थे ययति वंश के, उनके नाम पे त्रिपुरा पड़ा था। और 51 शक्तिपीठ जो है उनमें में से एक का भी मंदिर स्थित है त्रिपुरा में।
दो राष्ट्रीय उद्यान आपको त्रिपुरा में मिलेंगे। एक तो मिलता है क्लाउडेड आपने नाम सुना होगा। ये नेशनल पार्क है त्रिपुरा में। ये 2007 में घोषित किया गया था, जबकि 2007 में एक और त्रिपुरा में नेशनल पार्क बना था जिसका नाम है राजवीर नेशनल पार्क। तो राजवीर नेशनल पार्क और क्लाउडेड नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क हैं त्रिपुरा में। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए दोस्तों, तो 4 प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, यानी वर्ल्ड वाइड सेंचुरी है यहाँ पे। एक तो है गुमती। अगर आपसे कोई पूछे गुमती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको बताना है त्रिपुरा में। अगर आपसे कोई पूछे कि रोवर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आपको बताना त्रिपुरा में। इसके अलावा सिपाही जला अगर आपसे कोई पूछे कि भैया सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, देन यू हैव टू से त्रिपुरा। और अंतिम है त्रिसड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ये भी आपको त्रिपुरा में मिलेगा। हमने कहा कि देश में जो विश्व विरासत स्थल है इनकी संख्या है 40, जिसमें में से एक विश्व विरासत स्थल है जयंत प्लेस। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। 40 में से एक आपको मिलेगा, जिनका हमने नाम बताया था महाराजा वीर चंद्र किशोर मलिक्कल, इन्होंने बनवाया था इसको। तो एकमात्र वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको मिलेगा जयंत प्लेस त्रिपुरा से। और अगर हम रामसर साइट की बात करें कि यहाँ पर रामसर साइट कितनी है, जैसे टोटल देश में 75 है, तो त्रिपुरा से एक रामसर साइट आता है आपका, जो आपको मिलेगा रुद्रसागर झील। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि रुद्रसागर झील जो है ये रामसर साइट के अलावा और क्या है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि राजस्थान हाई कोर्ट के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बनेंगे। यहाँ राजस्थान छूट गया, सॉरी इसके लिए। इंद्रजीत मोहंती या संगीत राज, श्रीमती सबीना या पंकज मित्तल जी। तो कौन बनेंगे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के। राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो आपको मिलेगा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको राजस्थान का हाई कोर्ट। अब इसके जो चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे पंकज मित्तल जो पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, अब ये बनेंगे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बात अगर राजस्थान की करें दोस्तों, तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं आपके कलराज मिश्र, डिप्टी सीएम है सचिन पायलट। और राजस्थान की जो राजधानी वो जयपुर में है हवा महल, जिसको सवाई राजा मान सिंह जी ने बनवाया था। काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाए जाते हैं जयपुर में, जिसमें कुंभल का किला है, आमेर का किला है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, तो एक तो मरू राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा राजस्थान में। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा आपको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो वर्ल्ड रामसर साइट भी है। और आपको सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। तो ऑलमोस्ट ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के। अगला हमारा सवाल है दोस्तों कि जो 36 नेशनल गेम हुए हैं, इस नेशनल गेम में पुरुषों में सर्वाधिक पदक किसने जीता है। श्री हरि नटराजन ने, गौरव कुमार ने, साजन प्रकाश ने, या इनमें से कोई नहीं। तो साजन प्रकाश जो हैं इन्होंने पुरुषों में सर्वाधिक मेडल जीते हैं, जिसकी संख्या है टोटल 8, यानी साजन प्रकाश ने टोटल 8 मेडल जीते हैं। इस 8 मेडल में साजन प्रकाश के 5 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। यानी व्यक्तिगत रूप से साजन प्रकाश ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे भारत में पुरुषों में सर्वाधिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है 36 नेशनल गेम में, जो अभी हाल ही में गुजरात में संपन्न हुआ। जबकि जो आपका ऑप्शन ये है हरि नटराजन जी, ये भी एथलीट हैं, इन्होंने 7 मेडल जीते हैं। इसमें 1 इनका गोल्ड है, 5 इनका गोल्ड है, 1 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है। यानी 5 गोल्ड ये भी जीते हैं हरि नटराजन ने, और 5 ही गोल्ड इन्होंने जीता है साजन प्रकाश ने। बस इनके साजन प्रकाश के जो पदकों की संख्या है वो है 8। और आपको पता है कि जो 36 नेशनल गेम हुए ये गुजरात के 4 शहरों में हुए।
इसके अलावा संपन्न हो गया है 12 अक्टूबर को ये। और जो 37 नेशनल गेम खेला जाएगा ये खेला जाएगा गोवा में। और इससे पहले जो 35 वाला हुआ था वो हुआ था केरल में 2015 में, उसके बाद हुए नहीं थे। तो केरल में 2015 में 35 हुआ था, 36 आपका गुजरात में हुआ, 37 आपका गोवा में खेला जाएगा। खेलों से याद आया दोस्तों, अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप मैच ये उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम में कल भव्य रूप से इसका उद्घाटन हुआ। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंडर 17 महिला विश्व कप में भारत की कैप्टन कौन है। अगला सवाल राष्ट्रीय खेल से ही जुड़ा है दोस्तों कि 36 नेशनल गेम में सर्वाधिक महिलाओं में पदक किसने जीता। हमने पुरुषों में देखा कि साजन प्रकाश ने सर्वाधिक 8 मेडल जीते, जिसमें उनके व्यक्तिगत रूप से 5 गोल्ड मेडल थे। आपको बताना कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता, माना पटेल ने या हरिष्का चंद ने, नीना वेंकटेश ने या परिता राय ने। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हरिष्का चंद ने व्यक्तिगत रूप से 7 मेडल जीते हैं। और हरिष्का चंद के अगर टोटल मेडल की बात की जाए तो इस 5 में से 6 गोल्ड जीते हैं। आप देखिए अब तक किसी ने 6 गोल्ड नहीं जीता था। साजन प्रकाश ने भले ही 8 मेडल जीते हैं लेकिन उनके गोल्ड की संख्या 5 थी। लड़कियों में हरिष्का चंद ने गोल्ड जीता है 6, यानी 6 गोल्ड जीता हरिष्का चंद ने 36वें राष्ट्रीय खेल में। इसके अलावा इनने कोई सिल्वर नहीं जीता और 1 ब्रॉन्ज जीता है, यानी टोटल 7 मेडल, 6 गोल्ड, एक ब्रॉन्ज व वोडर्स ऑफ परफॉर्मेंस बेल्डन। जबकि माना पटेल ने व्यक्तिगत रूप से 6 मेडल जीते हैं और माना पटेल ने आपको 3 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर जीता है और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 6 मेडल के साथ दूसरा सबसे ज़्यादा महिलाओं में पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं। जबकि नीना वेंकटेश की बात करें तो इन्होंने 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड है। और परिता राय ने जिम्नास्टिक में इन्होंने भी 3 गोल्ड जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस साल, कई रिकॉर्ड टूटे। आपको पता होगा कि योगा एंड मलखम ये 2 गेम है जो पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सेना का ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा इस पूरे गेम में। अगला सवाल है दोस्तों कि किस कंपनी ने ईवी स्कूटर विदा 6 यानी जो BI6 की बात की जा रही थी कि ये स्कूटी लॉन्च करना है, तो कौन सी कंपनी ने पहली BI6 स्कूटी लॉन्च कर दी है। सुजुकी ने, हीरो ने, बजाज ने, टाटा ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो हीरो ने लॉन्च की है ईवी स्कूटर विदा 6 BI6 को, तो लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है हीरो। अगला सवाल है दोस्तों कि टीयर स्मोक तकनीकी का इस्तेमाल करके ड्रोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है। यानी जो आंसू गैस होते हैं, अब ऐसा तकनीकी वाला ड्रोन किसने बनाया है और ऐसा बनाने वाला दुनिया में वो दूसरा देश बना है। ए ईरान या बी टर्की, सी रूस, डी भारत। तो भारत ने उपलब्धि हासिल की है इजराइल के बाद, क्योंकि इजराइल के पास मात्र टीयर स्मोक वाले ड्रोन हुआ करते थे और अब इजराइल के बाद भारत का दूसरा स्थान हो गया है पूरी दुनिया में जिसके पास टीयर स्मोक के ड्रोन होंगे। जो कहीं भी उपद्रव किया जाता है, कहीं भी तोड़फोड़ की जाती, तो ऐसी सिचुएशन में अब ड्रोन के द्वारा आंसू गैस का छिड़काव किया जा सकता है और ऐसी उपलब्धि करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया। पहला देश था इजराइल। दूसरा सवाल है दोस्तों कि हाल ही में नियुक्त डॉक्टर DY कमेटी का संबंध किससे है। ये सवाल आपसे आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। टीबी मुक्त भारत से है, क्योंकि भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का सपना देखा है। मलेरिया जो आजकल काफ़ी तेजी से फैल रहा है उसके प्रभाव को कम करने के लिए, मंकी पॉक्स के टीके के अध्ययन के लिए, क्योंकि मंकी पॉक्स पूरी दुनिया में कोविड के बाद सबसे ज़्यादा महामारी के रूप में फैल रहा है, या मेड इन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनी सिरप की जांच के लिए। इस सिरप की बात करूं तो इसकी सिरप की वजह से जो गाम्बिया देश है अफ्रीका महाद्वीप का, यहाँ पर लगभग 66 बच्चों की डेथ हो गई है। तो इस सिरप की जांच के लिए बनाया गया है DY कमेटी, डॉक्टर DY कमेटी। ये जांच करेगी कि इस सिरप में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से अफ्रीका में, जाम्बिया में ऐसा हुआ। और आपको बता दें दोस्तों कि भारत सरकार ने तत्काल इस कंपनी के सिरप पे रोक लगा दी है। अगला सवाल है सुर्खियों में रहा आयरन डैम किस देश का एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। रसिया का है, इजराइल का है, अमेरिका का है या फ्रांस का। आंसर भी करेक्ट आंसर इजराइल का है
आयरन डैम, एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम, क्योंकि हाल ही में अभी जब यूक्रेन ने जो कर्च ब्रिज है उसको उड़ा दिया था, उसके बाद रसिया ने ताबड़तोड़ जो 83 मिसाइलों का आक्रमण किया यूक्रेन के ऊपर, तो अमेरिकी जो डिफेंस सिस्टम था, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो लगभग फेल हो गया। यानी अमेरिका के द्वारा जो यूक्रेन को एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम दिया गया था उससे वो यूक्रेन की रक्षा ना कर सके, तो अब यूक्रेन मन बना रहा है कि वो इजराइल का आयरन डैम जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको खरीदे। जबकि रसिया की बात करूं, रसिया के पास उन्नत जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो है S-500। जैसे भारत ने S-400 को परचेज किया है, एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है भारत ने परचेज किया है, ये वाला चीन के पास भी है, बहुत सारे देशों के पास है। रसिया के पास उन्नत एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-500 है, और जिसका मुकाबला कहते हैं कि इजराइल के आयरन डैम से किया जा सकता है। तो अब इजराइल का आयरन डैम है वो यूक्रेन खरीदने की तैयारी कर रहा है। खरीदना क्या है, उसको तो लोग दे रहे हैं, उसके पास पैसा ही नहीं खरीदने के लिए। हालांकि काफ़ी सारे पश्चिमी जो देश हैं जो फंड कर रहे हैं पूरी तरीके से यूक्रेन को। अगला सवाल है दोस्तों कि चंद्रमा पर्यटन के लिए पहली बार टिकट की बुकिंग हो गई है, किसने कराया है? एलन मस्क ने कराया है, या जैक मा ने कराया है, या दोबारा ऑप्शन हो गया एलन मस्क, या डेनिस टिटो ने? कोई बात नहीं, डेनिस टिटो जो जापान के उद्योगपति हैं, इन्होंने 2 टिकट बुक कराया अपनी बीवी के लिए और अपने के लिए, और ये जाएंगे चंद्रमा पे पर्यटन के लिए। हालांकि चंद्रमा पे लैंड नहीं करेंगे, बस चंद्रमा पे कक्षा में घूम के चक्कर लगा के चले आएंगे। और ये सुविधा दे रहा है एलन जो मस्क हैं, उनका स्पेस एक्स जो है वो सुविधा दे रहा है कि पर्यटन के लिए अब चांद पे भेज रहा है, तो उससे पर्यटन पे जाने वाले पहले जो व्यक्ति बनेंगे वो जापानी उद्योगपति डेनिस टिटो बनेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, आखिरी सवाल, कि सुर्खियों में रहा धारा 66A किससे जुड़ा है? मैं आपको बता दूं कि 2015 में ही इसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था इस धारा को, लेकिन आज भी पुलिस इस धारा के तहत लोगों की गिरफ्तारी कर रही है, लोगों को सज़ा सुना रही है। और काफ़ी दिनों से कई बार सुर्खियों में आया कि धारा 66A जब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको निरस्त कर दिया था, अब भी इसके बावजूद इसके तहत कार्रवाई हो रही है लोगों पे, क्योंकि बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत सारे जो पुलिस रैंक वाले छोटे अधिकारी होते हैं, या मान लिया जाए कांस्टेबल लोग होते हैं, उनको नहीं पता है कि धारा 66A क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। इसके बावजूद वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो IT एक्ट 2000 की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने जिसे 2015 में ख़त्म कर दिया था, ये सुर्खियों में है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 66A के तहत किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, श्रेया सिंघल विवाद। तो श्रेया सिंघल विवाद के तहत जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, इसी मामले के तहत 24 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को निरस्त कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है कि अब भी इस धारा के तहत लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो सेशन पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, DCIS इंस्टीट्यूट। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।